बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नया निज़ाम आ गया, नई हुकूमत आ गई और कल नया सदर भी आ जाएगा। यानी सियासी मंजरनामे पर बहुत कुछ यकीनन बदल रहा है। ताहम यहाँ भी एक ऐसी चीज़ है जो बदलने के बजाय मजीद बिगड़ती ही जा रही है। यहाँ बात हो रही है तहरीक इंसाफ के सियासत और बजाय सियासी मुस्तकबिल की, जो बदलने से ज्यादा बिगड़ता दिख रहा है। चाहे सियासी हो, कानूनी या मुआशी महाज, बजाय तहरीक इंसाफ की हर दुहाई को सुनी अनसुनी ही किया जा रहा है, जिसकी झलक अब से कुछ देर कबल ही कौमी असम्बली का इजलास में दिखी। पेशावर हाई कोर्ट के वाज़ेह हुक्म इम्तना के बावजूद मखसूस नशिस्तों पर 4 अरकान ने हल्फ उठा लिया। कुछ ऐसे ही पेशरफ्त आज सुबह पंजाब असम्बली के इजलास में भी हुई, जहां तकरीबन 2 दर्जन मखसूस और अक़लियती नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान ने अपने हल्फ उठाए। कुछ जानिब हालिया इजलासों की तरह आज के इजलास में भी तहरीक इंसाफ एहतजाज की हद तक ही महदूद रह पाई, जबकि मखसूस नशिस्तों पर लेने वालों के अमल को गैर आइनी और तौहीन अदालत करार दे दिया गया। आज यहाँ पे 4-5 मेंबर्स ने आके ओथ जो ली है वो गलत है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है, वो गैर आईनी तौर पे ले रहे हैं। उसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। इनको जो हाउस ने एडमिनिस्टर किया है वो वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के एतराज पर हुकूमती कैंप की जानिब से दिलचस्प तौर पर अटॉर्नी जनरल नुमाइंदगी की और मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने वालों के इस अमल को मंसूर इमाम ने जायज करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल साहब, हमारे पास ना कोर्ट का आया और ना इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटेरिएट तक आया। Order of the Peshawar High Court is concerned, as I understand, those 8 returned candidates have not been given oath. If they have not been given oath by you, in my opinion, there is no contempt. But as far as if the members who have been administered oath today belong to the province of Punjab, that the territorial jurisdiction of Peshawar High Court would not extend to province of Punjab, or to that extent members who have been declared returned candidates for the seats allocated to Punjab. So that मखसूस नशिस्तों पर हुकूमत का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन ये मामला कल होने वाले इस सदारती इलेक्शन के लिए भी एक नए दर्द सर के तौर पर सामने आ रहा है, जिसमें बज़ाहिर हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार आसिफ अली ज़रदारी को बआसानी कामयाबी मिल जाएगी। ताहम इस मामले को भी तहरीक इंसाफ एक सियासी मुकदमे के तौर पर लड़ रही है। इस मुतल्लिक आज ही आसिफ ज़रदारी के मद्दे मुकाबले उम्मीदवार महमूद खान नजफ़ज़ई ने इन इंतखाबात को मुलतवी करने की इस्तदा कर दी है। महमूद खान नजफ़ज़ई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम लिखे गए खत में तहरीर किया है कि इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है, मखसूस नशिस्तें अभी रहती हैं और मखसूस नशिस्तों के बगैर सदारती इंतखाब कराना आईन और कानून के खिलाफ है। महमूद खान नजफ़ज़ई के बकौल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मामले पर अदालत से हक में फैसला आने की उम्मीद है। इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हुए बगैर सदारती इंतखाबात कराना गैर आइनी गैर कानूनी होगा। जहाँ इस मामले में तहरीक इंसाफ को बज़ाहिर रिलीफ मिलता नहीं दिख रहा, वहाँ आज का दिन PTI के लिए आलमी मंजरनामे से भी कुछ खुशखबरी लेकर नहीं आया। बिलखसूस अंदरूनी और सियासी इंतखाबी मामलात को आलमी फोरम पर लड़ने की कोशिश में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि इलेक्शन में मुबैयना धांधली की तहकीकात से मुतल्लिक PTI का एक और मुतालबा नामंजूर हो गया है, जिसको PTI के लिए बड़े धचके से ताबीर किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हालिया इलेक्शन में मुबैयना धांधली की तहकीकात के लिए IMF से ऑडिट का मुतालबा किया था, जिसका जवाब आज IMF ने दे दिया है और बज़ाहिर अपने जवाब में PTI को भी जवाब ही दे दिया है। IMF तर्जुमान एस्टर पेरेज ने बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खत पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि IMF का मैंडेट सियासी नहीं बल्कि मुआशी मसाइल तक महदूद है। एस्टर पेरेज के मुताबिक IMF बैनुल-अक़वामी इदारा है जिसका मुआशी मसाइल तक मैंडेट महदूद है और इदारा मुकामी और सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करता। एस्टर पेरेज ने बयान में मजीद कहा कि हम इदारा जाती मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इंतखाबी तनाज़ात के शफ़ाफ और पुरअमन हल के हौसला अफजाई करते हैं। उन्होंने उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे के दूसरे जायजे पर मुज़ाकरात के मुंतज़िर हैं। IMF की नुमाइंदा ने मजीद कहा कि IMF का मकसद मुआशी इस्तेहकाम को गहरा करना है। हुकूमत पाकिस्तान दरख्वास्त करे तो नए वस्त मुद्दती इक़्तिसादी प्रोग्राम की हिमायत करेंगे। चैलेंजेस से निमटने के लिए हुकूमती कोशिशों की हिमायत करते हैं। इस तमाम सियासी मुहिमजोई और महाजराई के दौर में भी तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ की आवाज़ें और मुसलसल और मुतालबे सामने आ रहे हैं। बिलखसूस मुस्लिम लीग नून के अपने कैंप से भी ये सदाएं सुनी जा रही हैं। आज भी सेनेट में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ये मुकदमा लड़ते रहे कि बानी तहरीक इंसाफ को आम मुआफ़ी दी जाए। 2018 में PTI की गवर्नमेंट थी, मैंने उसको भी कहा था मियां नवाज शरीफ साहब को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं। और अब भी मैंने सबसे पहले डिमांड किया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि एक नया चैप्टर आ गया है 8 फरवरी के बाद, दस्ते शफा, और सबको साथ शामिल करें और एक जनरल एमनेस्टी दे। और उसमें जो PTI की रिजर्व्ड सीट्स बनती हैं, स्पेशलाइज्ड सीट्स, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए।
जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने यह दावा तक कर दिया है कि रमजान में बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल से बाहर आ जाएंगे। इन तमाम मामलों पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मैं ज्वाइन किया पहले सेगमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब, जबकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान साहब से और MKM के रहनुमा से भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो बताया सर कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकामी का सामना ही करना पड़ेगा, चूंकि पेशावर हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद आज कौमी असम्बली में 4 अरकान ने हल्फ ले ली, जबकि पंजाब में भी 2 दर्जन के करीब अरकान ने आज हल्फ उठा लिए हैं। तो ये सीटें लगता है अब तहरीक इंसाफ के हाथ से तकरीबन निकल ही गई हैं। समझ देखो, ये हमारी नाकामी से ज्यादा जो लोगों ने ये काम किया है उनकी हठधर्मी, उनकी गैर आईनी और गैर कानूनी जो सरिश्त है उसको जाहिर करती है। ये नाकामी नहीं है। हम एक्सपोज करते जा रहे हैं इन लोगों को, हम बताते जा रहे हैं अवाम को कि ये लोग किस किस्म के लोग हैं। इनको आइन का कोई पास नहीं है, इनको कानून का कोई पास नहीं है, इनको इखलाकियात का कोई पास नहीं है। तो ये डंडे के जोर के ऊपर आए हैं, डंडे के जोर के ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं, तो करके देख लें कितनी देर लास्ट करेंगे। मैं सेटिवली कहना चाहता हूं, ये हमारी नाकामी नहीं है, ये हमारी कामयाबी है जिस तरीके से हम इन गंदे लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। अच्छा, मामला रऊफ हसन साहब लगता है कि सिर्फ मखसूस नशीसों तक नहीं रहेगा बल्कि अपोजिशन लीडर तक भी जाएगा, और लग ये रहा है कि अपोजिशन लीडर भी शायद तहरीक इंसाफ का ना आने दिया, क्योंकि आज के इजलास में असद कैसर साहब ने जब अयाज सादिक साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारे अपोजिशन लीडर को बात करने दे, मैंने आपके अपोजिशन लीडर को बड़ी बात करने का मौका दिया था जब मैं स्पीकर था, तो आगे से स्पीकर साहब ने कहा कि कौन अपोजिशन लीडर, मैंने तो अभी किसी को बनाया ही नहीं है। तो लगता है कि जो मेरी तलाब यही है कि उनका इरादा लग नहीं रहा कि वो अपोजिशन लीडर का ओहदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दें। कुछ भी समर इनसे बैद नहीं है। ये हर गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी काम करने के में इंतहाई माहिर हैं और ये लगातार करते जा रहे हैं और उनको कोई चेक करने वाला नहीं है। अदालतें सोई बैठी हुई हैं, अदारे सोए बैठे हुए हैं, सब सोए बैठे हुए हैं। वो तमाम लोग जो हैं वो दिक्तात की बेसिस के ऊपर सपोर्ट करते जा रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है। अब ये तो वक्त बताएगा कि इसका अंजाम क्या होता है, मुल्क के लिए, रियासत के लिए भी, और मुल्क में जो जमहूरियत है उसके लिए भी, और जमहूरियत और जो इदारे हैं, रियासती इदारे हैं, उनके लिए भी क्या होता है। ये ज्यादा देर चल नहीं सकेगा। समझ, ये मेरी कन्विक्शन है कि ये ज्यादा देर नहीं। ये बताएं कि इस मामले को लेकर अभी तक आप लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं गए, किस बात का इंतजार है? बाय द वे, आपको मखसूस नशिस्तों का मामला हो या धांधली का हो, आपने जाना था सुप्रीम कोर्ट बतौर जमात, लेकिन अभी तक आप लोग नहीं गए। हम जा रहे हैं जी, हम लोग, मेरा ख्याल है मंडे को हम लोग, पिटीशन तैयार हो चुकी हुई है, हो रही है आखिरी मराहिल में। अगर कल सबमिट ना हुई तो मंडे को हो जाएगी। तो ये मुझे बता दें कि ये जो मैं अपोजिशन लीडर की बात कर रहा था, तो फिर चेयरमैन PSC के लिए बानी चेयरमैन ने शेर अफजल मरवत को नॉमिनेट किया था उनके बकौल, तो वो भी आपको फिर यार जो कॉन्फिडेंट कि वो बन जाएंगे, या उनका मामला भी अब आपको खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अगर खान साहब ने नॉमिनेट किया है तो वो बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। खान साहब की नॉमिनेशन जो है वो मैटर करती है, उन्हीं ने फैसला करना है ना कि किसने कहाँ जाना है। तो वो अगर उनकी नॉमिनेशन है उनकी तो ठीक है। डू यू कंफर्म दिस के खान साहब ने नॉमिनेट कर दिया उन्होंने? जी, अब यही हमें पता चला कि नॉमिनेशन हुई है जी। अच्छा, मुझे बताइए सर, तहरीक इंसाफ को आज एक और बड़ा सेटबैक मिला है कि आपका IMF को लिखा गया खत जो है, मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लिए तनकीद का पूरा एक गेट खोला, पूरे फ्लड गेट्स खोले, और आज IMF से भी कोई आपको खास रद्द-ए-अमल नहीं आया, बल्कि IMF ने तो कह दिया कि अंदरूनी सियासी मामलात में हम मुदाखलत नहीं देते। तो वहाँ भी मैं समझता हूँ आपको एक बड़ा धचका लगा है आज। आपके एक प्रोग्राम में पहले भी बैठ के मैंने वो कुछ 1-2 हिस्से जो थे ना वो उसके पढ़ के सुनाए थे आपको, और कहा था कि जी हमारा मकसद वो लेटर लिखने का कभी ये नहीं था कि जी हम पाकिस्तान की फंडिंग को रुकवाएं या उस पर रखना डालें। सो वो बात नहीं है। बाकी रहा जी कि जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रिस्पॉन्सेज इसी किस्म के होते हैं। हमने जो पॉइंट अपना सबमिट करना था वो हमने सबमिट कर लिया है, और हमें कभी उम्मीद है कि उस पॉइंट को जब नेगोशिएशंस में मलूज़ खाता रखा जाएगा, वो डेफिनेटली वो काउंट आपने सबमिट कर दिया, लेकिन आपने अचीव क्या किया इस सारे मामले में? इस अचीवमेंट आपकी इसमें क्या रही? आपने तो मासिवाई जो है वो इसमें बाकी जमातों की जानिब से तनकीद के अलावा तो आपने कुछ भी अचीव नहीं किया इस सारे मामले के अंदर। देखिए, ये इनकी क्रिटिसिज्म जो है वो मैटर इसलिए नहीं करती है कि पहले इनको अपना चेहरा जो है ना शीशे में देखना चाहिए कि ये किस तरीके से इक़्तिदार में आए हैं और किस तरीके से ये आइन और कानून की धज्जियां बखेर रहे हैं। तो इनको तो सिर्फ अपना चेहरा देख लेंगे और अपने ज़मीर को जरा थोड़ा सा झंझोड़ने की कोशिश करें। हमें इनसे किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं है। दूसरी बात कि हमने क्या गेन किया है, इस मुल्क में एक धांधला होया हुआ है। इस मुल्क में शब खून मारा गया है अवामी मैंडेट के ऊपर,
उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमने उस चीज को उजागर करना था, हम उस चीज को ना सिर्फ उजागर किए बल्कि उसको उजागर करते रहेंगे। और हमें यकीन इस बात का भी है कि एट द एंड ऑफ द डे ये चीज नोटिस होगी और ये चीज काउंट करेगी इन नेगोशिएशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड सच अदर ऑर्गेनाइजेशंस। हमें इससे बिल्कुल हमारे इसके बारे में हमारे ज़हन में रिज्म भर भी ये बताएं कि कल सदारती इलेक्शन होने जा रहा है, आपके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार महमूद हसन अचकज़ई साहब ने मुतालबा किया इलेक्शन कमीशन से कि मखसूस नशिस्तों का फैसला जब तक नहीं हो जाता इलेक्शन को मुलतवी किया जा चुके इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं है। लेकिन ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई हाथ तवज्जो नहीं दी, आपकी इस बात को नहीं सुना, तो कल फिर तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज के बावजूद, अपने मुतालबात पूरे ना होने के बावजूद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का हिस्सा ले रही है, उसमें जा रही है, या फिर आप बाइकआउट भी कर सकते हैं? देखिए, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है हम किसी चीज का बायकॉट नहीं करने जा रहे। हम रॉबस्ट एक रोल प्ले करेंगे। हम बिल्कुल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है उसमें हिस्सा लेने की पूरी हमारी नीयत है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कल तक क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, किस तरीके से होती हैं। उसके बाद जो है पार्टी की जो लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो फैसला करेगी कि क्या करना है। जहां तक मेरे अंदाजे का सवाल है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन का सवाल है, तो मेरा ख्याल है कि हम अगर ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कल होता है, ये बताएं कि आरिफ अलवी साहब सदारत से सुबह दोष हो रहे हैं, तो आपकी पार्टी क्या दोबारा उन्हें इन्हीं तरीके से आपके सर्कल्स में वेलकम करेगी? देखिए, इसका जो दारो मदार है वो प्रेसिडेंट अलवी साहब की अपनी इंटेंशंस के ऊपर है, अपने प्लान्स के ऊपर है। अगर वो रिज्यू करेंगे पार्टी से तो पार्टी उसको कंसिडर करेगी डेफिनेटली। वो पार्टी में कलियती ओहदों के ऊपर फायज रहे हुए हैं, हमारे प्रेसिडेंशियल नॉमिनी थे, हमारे सदर बने थे और उनके साथ हम डील करते रहे। तो अगर वो प्लान में उनमें शामिल है कि उन्होंने पार्टी में दोबारा आके कोई एक फाल रोल प्ले करना है, तो मेरा ख्याल है फिर उसका इजहार उनको करना पड़ेगा और उसके बाद पार्टी जो है वो। ये बताइए सर कि ये जो एक स्ट्रेटेजी है, जो पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की के किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना, यानी नून लीग पीपल्स पार्टी MQM की बात वो कर रहे हैं, लेकिन KP में तो यही जमात या पोजीशन में, लेकिन वहाँ पे आपके वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हम तो सबको साथ लेके चलेंगे, एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप वहाँ पे मैं बनाऊंगा सबके साथ। तो वहाँ पॉलिसी क्या कुछ और सेंटर में आपकी पॉलिसी है कि किसी से हाथ नहीं मिलाना? ये सब का लफ्ज जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, शायद उसमें पीपल्स पार्टी, PMLN और MQM शामिल ना हो। सबका मतलब ये नहीं है कि हर जमात को लेके हम साथ चलेंगे। खान साहब का जो डायरेक्टिव है वो बिल्कुल ठीक बताया गया है कि इन 3 जमातों के साथ हमने किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन नहीं रखना, और वो मुकद्दम है हमारे लिए। खान साहब का जो हुक्म है, खान साहब का जो डायरेक्टिव है वो मुकद्दम है, और इनके साथ हम किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन जो है वो इन्विजिज ही नहीं कर रहे हैं। तो ये बताएं, रऊफ हसन साहब के एतवार से मुल्क में तहरीक इंसाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रही है, एक बड़ा एतवार को कर रही है और उससे आगे भी शायद किए जाएंगे, तो ये क्या आप बाज़ाब्ता तौर पर एक तहरीक की तरफ जा रहे हैं, जो कि पिछले हफ्ते भी आपने एहतजाज किया था, आप इस इतवार को आप फिर कर रहे हैं, तो ये तसलसल के आगे जारी रहेगा? और इसमें मुझे ये बताएं कि चूंकि आप एक अलायंस बना रहे हैं एहतजाज के लिए, एहतजाजी तहरीक शुरू करने के लिए, मौलाना फजल रहमान साहब ने वाज़ेह कर दिया भाई वो तहरीक इंसाफ की जानिब से शुरू की किसी भी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे, तहरीक इंसाफ के साथ वो नहीं आएंगे किसी एहतजाज के अंदर। तो फिर जा रहे हैं आप अकेले किसी अलायंस बना के एहतजाज के अंदर? देखिए, ये एहतजाज है, तहरीक नहीं है। जो हमने कहा है लास्ट सैटरडे को भी हमने किया था, इस संडे को भी हम कर रहे हैं। ये किसी तहरीक का पेशखैमा भी नहीं है। अभी हम सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। इसमें किसी और की मदद लेना या किसी और का शामिल होना जो वो भी एक फैक्टर नहीं है। वो हम देखेंगे कि कैसे मामला आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या पोलिटिकल स्ट्रैटेजी हमारी होगी। हमने कहा कोई तहरीक, पोलिटिकल तहरीक शुरू करनी है। अगर तहरीक शुरू की या उसका फैसला किया तो डेफिनेटली हम अपनी जो ऐसी जमातें जो कि हमारे एजेंडे को सपोर्ट करती हैं, हम उनके साथ राब्ता करेंगे। मौलाना फजल रहमान उसमें शामिल होते हैं या नहीं, वो एक डिफरेंट बात है, उसको देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। लेकिन वो तमाम जमातें जो कि इस वक्त हमारे एजेंडे को सपोर्ट कर रही हैं, डेफिनेटली हम उनको साथ लेके आगे चलने की कोशिश करेंगे। तहरीक जिसकी आप बात करें अगर शुरू होती है रऊफ हसन साहब, तो उसकी नोयत क्या होगी? क्या आप कोई लॉन्ग मार्च करेंगे, धरने देंगे, या सिर्फ एहतजाजी मुजाहरे होंगे? ये किसी सिर्फ एक दिन का प्रोटेस्ट है, आप उसको क्यों एक लंबा करते हैं? उससे आप इन्फ्लुएंस निकालने की कोशिश करते हैं। आई सेड इट वेरी क्लियरली, इट्स अ वन डे प्रोटेस्ट, दैट्स ऑल। अब बाद में क्या होता है वो देखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया है, देखना पड़ेगा कि जी हालात किस तरफ जाते हैं, क्या रियासत का रवैया है, हमारे मुतालबात हैं उनके ऊपर क्या फैसले होते हैं, क्या अब उनके मुतालबात माने जाते हैं कि नहीं जाते। तो फिर उसके बाद जो वेरिंग कंडीशंस होंगी, जो चेंजिंग कंडीशंस होंगी, उसके मुताबिकत से हम लोग फैसला करेंगे कि आगे बढ़ने का क्या। रऊफ साहब के बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में करारदाद जमा करवाई थी। आज बाकी करारदादों पर जो है बहस हुई, बातचीत हुई, पेश हो गई वहाँ पे,
लेकिन पीटीआई की रेजोल्यूशन आज कहीं नजर नहीं आई, आपके अरकान ने इतना प्रेस भी नहीं किया उस रेजोल्यूशन को लेकर। तो वैसे उम्मीद क्या आपको, कुछ बातें तो आ रही हैं कि शायद रमजान में वो बाहर आ जाएंगे, तो क्या आपकी कैलकुलेशन है इस पे रियलिस्टिक किस्म की कि भाई कब तक वो बाहर आएंगे? देखिए जी, वो उसमें हमने रेजोल्यूशन तो मूव किया है, डेफिनेटली उसको प्रेस भी किया जाएगा। उसके ऊपर वोटिंग जो है वो भी हमें काफी हद तक मालूम है ऑलरेडी कि किस किस्म की वोटिंग होगी। लेकिन खान साहब के बारे में जी, उनको जेल में रखने का कोई जवाब है ही नहीं है सर ऐसे। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो बज़ाहिर आ गई है, लेकिन वुज़रा नून लीग से बाहर से उनकी काबीना के अंदर शामिल होने की बातें हो रही हैं। तो ये वुज़रा को बाहर से इंपोर्ट करने का माजरा क्या है, ये कहानी है क्या, और ये हुकूमत इसे नून लीग की हुकूमत ही कहा जा सकता है या नहीं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। खुर्रम दस्तगीर साहब के साथ हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो मुंतखब हो गए हैं, ताहम काबीना के अंदर मुस्लिम लीग नून के कितने रहनुमा शामिल होंगे, ये एक बड़ा मुस्लिम लीग नून के लिए चैलेंजिंग सूरत हाल बन रही है, क्योंकि वफाकी वज़ीर दाखिला के लिए अब मोहसिन नकवी साहब का नाम जो है वो बड़ी शद्दोमत के साथ सामने आना शुरू हो गया है, जो कि निगरान वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं। और अब ये भी इत्तलात आ जा रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब को पंजाब से नून लीग के टिकट पर सेनेटर मुंतखब करवाया जाएगा। इनिशियली वो मुशीर दाखिला बनेंगे, बाद में वो वज़ीर दाखिला बन जाएंगे। फिर जो वजारत ख़जाना है, इसाक डार के होने के बावजूद दो नाम जो है वो, एक तो शमशाद अख्तर साहबा जो कि आउटगोइंग केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर, उनका नाम भी चल रहा है, वो भी फेवरेट है इस ओहदे के लिए। और फिर औरंगजेब साहब जो है वो तो ऑलरेडी फाइनल हो चुके हैं। तो फिर जो खारजा की वजारत है वहाँ भी जलील लिबास जिलानी साहब का नाम चल रहा है। तो क्या इसाक डार साहब वहाँ एंट्री डालने में कामयाब हो जाएंगे? बात करेंगे मुस्लिम रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान साहब से। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सर ये बताएं कि ये क्या चल रहा है नून लीग के अंदर? कहने की हुकूमत तो आपकी है, लेकिन वजारतें जो इंपॉर्टेंट हैं वो नून लीग को लगता है कि नहीं मिलेंगी। वजारत ख़जाना हो, वहाँ शमशाद अख्तर साहब का नाम चल रहा है, वहाँ से डार साहब आउट हो गए। फिर वजारत दाखिला के लिए मोहसिन नकवी साहब का नाम चल रहा है, और अब खारजा के लिए भी जलील लिबास जिलानी साहब का नाम चल रहा है, लेकिन वहाँ भी शायद डार साहब की एंट्री वहाँ पर शायद हो ही जाए। तो ये हो क्या रहा आपके साथ? देखिए, खजाना का मामला तो बिलाशुबा सबसे अलहदा है, क्योंकि उन्होंने फौरी तौर पर IMF के साथ डील करना है। और अभी चूंकि एक प्रोग्राम सक्सेसफुली अपनी मुद्दत पूरी कर रहा है, जिसको शमशाद अख्तर साहबा ने मुकम्मल करवाया था, तो लिहाजा उस पर सोच विचार ज़रूर हो रही है। उसके अलावा तो बाकी सब कियास आराइयाँ हैं कि जी दाखिला कौन होगा और खारजा कौन होगा। खारजा के बारे में भी नाम तो इसाक डार साहब का भी आ रहा है, तो लिहाजा अभी इस पर कुछ भी कहना। वैसे इसाक डार साहब ने 2 मरतबा IMF प्रोग्राम नेगोशिएट किया है, इस मरतबा भी मेरे ख्याल से वो कर सकते थे, तो या वजह कोई और है इसकी? IMF वजह नहीं है? नहीं, जो तजर्बा हुआ है पिछले के दौरान, उसकी वजह से ये सोच विचार हुई है कि उस 16 माह में एक ताखीर हुई IMF के प्रोग्राम में, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत में अदम इस्तेहकाम रहा। तो इसलिए अब कोशिश ये है कि ये प्रोग्राम जल्द अज जल्द निगोशिएट करके, तो जो इकोनॉमी में अब नंबर्स आ रहे हैं कि लग रहा है कि कुछ इस्तेहकाम आ रहा है। महंगाई में फरवरी के दौरान कमी हुई है, पिछले साल के मुकाबले में तो तकरीबन 15% कम है। तो लिहाजा कोशिश यही है कि ये जो इस्तेहकाम है ये बरकरार रहे। तो सर ये डार साहब के लिए और नून लीग के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं बन रही कि पहले मुसद्दिक मलिक साहब ने टीवी पे आके कहा कि इसाक डार साहब बीमार हैं, चूंकि इसलिए वो काबीना में नहीं आएंगे, वजीर खजाना नहीं आएंगे। बाद में देखा गया वो एक मीटिंग के अंदर भी बड़े नजर आए एक्टिव, फिर कौमी असम्बली सेनेट के अंदर भी उन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की पुरजोश अंदाज में। तो ये मसला चल क्या रहा है सर उनके हवाले से? जी, इशू यही है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर IMF प्रोग्राम की जरूरत इसलिए है कि पूरी दुनिया में अब IMF को समझा जाता है कि वो जो कौमी मालियाती अकाउंट्स हैं उनको वेरीफाई करने की एजेंसी है। यानी उसकी जो एक्चुअल इमदाद है, उसकी जो रकम है वो ज्यादा नहीं है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के मुकाबले में बहुत कम है। लेकिन असल में जो IMF का जो अकाउंट्स वेरिफिकेशन है
उसका पूरी दुनिया तस्लीम करती है। यहाँ तक कि हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनकी भी ख्वाहिश यही होती है कि जब तक IMF सर्टिफाई ना कर दे तो वो मजीद कोई फैसिलिटी पाकिस्तान को ना दे। तो इसलिए IMF बड़ा जरूरी है और उसको हासिल करना और उसके प्रोग्राम को कामयाबी से चलाना, ये काम डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से 2013-16 के दरमियान किया था। लेकिन उस वक्त बैनुल-अक़वामी हालात फर्क थे। अमेरिका और मगरबी दुनिया भी अफगानिस्तान में मौजूद थी, पाकिस्तान के बारे में एक हमदर्दी भी थी दुनिया में, जो कि अब सर्द महरी में तब्दील हो चुकी है। तो एक मुश्किल हालात में ये जो मौजूदा प्रोग्राम भी है और जो आने वाला प्रोग्राम भी, उसे नेगोशिएट करना है। तो सर ये ख्वाजा महाज पे जो चैलेंजेस है पाकिस्तान के, आप जिस सर्द महरी की बात कर रहे हैं, उसमें साख डार साहब को वजीर खजाना के ओहदे पे लेके आना, ये तो लगता है पाकिस्तान के मसाइल ज्यादा बढ़ा नहीं देगा। जी नहीं, वो तो देखिए जो फॉरेन ऑफिस का मामला है वो एक अलहदा डिप्लोमेसी है। उसमें इस तरह जो फाइनेंशियल अकाउंट्स की जो बड़ी तल्ख और गहरी बातें हैं वो डिस्कशन में नहीं आती। लार्जर इश्यूज आते तो वहां भी डॉक्टर साहब बड़े कैपेबल आदमी है, वो मैनेज करते हैं। सर ये बताइए, जो वजीर दाखिला के लिए मोहसिन नकवी साहब का नाम चल रहा है, तो क्या वाकईतन मोहसिन नकवी साहब ही आ रहे हैं वजीर दाखिला, और क्या आप उन्हें सेनेटर भी पंजाब से मुंतखब करवा रहे हैं नून लीग के कोटे से? जी, मेरे लिए भी उतनी बड़ी खबर है जितनी आपके लिए। मुस्लिम लीग नून के पास बड़े काबिल लोग मौजूद हैं जो इस ओहदे के अहल हैं। तो लेकिन बहरहाल अगर जो भी तजर्बा मोहसिन नकवी साहब ने पंजाब में किया है चीफ मिनिस्ट्री का, अगर शहबाज शरीफ साहब उससे फायदा उठाना चाहते हैं तो ये बराह रास्त वज़ीर आज़म की सवाबदीद है। तो सर क्या फिर नून लीग के रैंक्स में क्या इस चीज़ को वेलकम किया जा रहा है कि बाहर से एक बंदे को ला के सेनेटर भी बनाया जाए और उन्हें वजीर दाखिला भी बना दिया जाए, अहम तरीन वजारतें जो है वो बाहर से आने वाले बंदों को दे दी जाए? तशवीश नहीं है पार्टी के अंदर इस पर? फाइल जी नहीं, ड्रैगन फाइल तो मुकम्मल तौर पर एतमाद करता है मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे, और उन्हें अपनी हुकूमत चलाने के लिए ये ड्रैगन फाइल को अच्छी तरह मालूम है कि ये जो हुकूमत 2024 के इंतखाबात के बाद बनी है, ये तो कांटों का ताज है, ये कोई फूलों की सेज नहीं है। तो लिहाजा कारकुनों को भी अंदाजा है कि ये एक बड़ा टफ पीरियड हमारे सामने है। उसके लिए शहबाज शरीफ साहब जिसको बेहतर समझते हैं उनका हक भी है बतौर वज़ीर आज़म कि वो अपनी टीम मुंतखब करें। सर आज गवर्नमेंट बड़ा सेलिब्रेट कर रही है कि IMF को जो तरीके से आपने खत लिखा था उस पर IMF ने जवाब में रद्द-ए-अमल में कह दिया है कि भाई हम दाखिली सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन साथ साथ IMF ने यह भी कहा है कि इस्तेहकाम के लिए शफाफियत जरूरी है। तो शफाफियत कैसे आएगी? वो कह रहे हैं धांधली की तहकीकात जो है वो ये कह रहे हैं इस मामले में ट्रांसपेरेंसी नजर आनी चाहिए। तो फिर कैसे आएगी ये शफाफियत? कोई तहकीकात करने जा रहे हैं, आपको कमीशन बनाएंगे? जी, पहली बात तो यह है कि ये जो खत लिखा तहरीक इंसाफ ने, ये मुल्क दुश्मनी थी, है और रहेगी। ये बिल्कुल पाकिस्तान के मफाद में नहीं है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों को ये दावत दें कि वो हमारे ऊपर काजी अल-क़ज़ा बनकर बैठ जाए, और इसीलिए दुरुस्त तौर पे उन्होंने इसका जवाब दिया है। जहां तक शफाफियत का मामला है तो वो शफाफियत माली मामलात में शफाफियत है, उसका सियासी मामलात से ताल्लुक नहीं है। ये सियासी मामलात हमारे लिए हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के लिए हैं, और वो पार्लियामान में कानून साजी के जरिए से। नहीं सर, वो मालिक नहीं, वो सियासी की बात ही कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस्तेहकाम के लिए शफाफियत जरूरी है, और वो कह रहे हैं जो इलेक्ट्रल डिस्प्यूट्स हैं वो उनकी बात कर रहे हैं। तो उस हवाले से जो है वो शफाफ अंदाज में वो कह रहे हैं इनको हल होना जरूरी है इनका। तो इस पर आपको जो है वो लगता है कोई कमीशन वगैरह शायद आपको बनाना पड़ जाए? वो जोर देते रहे, हमने तो IMF से मालियाती मामलात में डील करना है। ये हमारा फर्ज है बतौर अवाम के नुमाइंदे होने के कि हम इन इशूज को खुद हैंडल करें और दुरुस्त तरीके से हैंडल करें। पिछली दफा जब शफाफियत से इस मामले को हैंडल किया गया था, 2015 में एक अदालती कमीशन बना था, तो उसने इसी जमात की जो दरखास्तें थी और प्रोपेगेंडा था जिसकी बुनियाद पर 126 दिन का धरना भी हुआ था, इन्होंने कहा था जी हमारे पास वैगने भर भर के सबूत हैं। और जब शफाफियत का आलम यह था कि जब वो वैगने सुप्रीम कोर्ट में गई तो वो सारी जो कागज थे वो रद्दी साबित हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2013 का इंतखाब किसी भी मुनज़्ज़म धांधली से पाक था। तो लिहाजा ये इस तरह का प्रोपेगेंडा जारी रहेगा। हमें इस मामले में भी चाहे जितने भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हों, पाकिस्तान की अदालतों पर एतमाद करना है,
तो लिहाजा जिनको इश्यूज हैं वो लेकर तहरीक इंसाफ इस मतलब भी तो अदालती तहकीकात की बात ही कर रही है और वो ये कह रहे हैं कि अब तो यानी कि खान साहब ने तो कह दिया है कि बहुत नैरो डाउन करें, वो कह रहे 4 हल्के खोल दें सिर्फ। एक वो कह रहे पेशावर में नूर आलम खान साहब वाला हल्का, लाहौर में ओन चौधरी वाला हल्का, मियां नवाज शरीफ वाला हल्का और इस्लामाबाद के 3 हल्कों में से कोई भी एक हल्का वो कह रहे खोल लें, सब कुछ पता लग जाएगा धांधली के वाले से। तो ये तो मामला उन्होंने आसान कर दिया, 4 हल्के खुलवा दें आप जिस तरह से पहले खुलवाए थे। ये खोलने की अथॉरिटी शहबाज शरीफ के पास नहीं है। इन 4 हल्कों के केसेस अदालतों में लेकर जाएं, जो फैसला होगा वो सबको। जुडिशल कमीशन के कयाम के लिए हुकूमत जो है वो कोशिश कर सकती है, वो लिख सकती है चीफ जस्टिस को कि भाई कायम करें और जाहिर से आपकी गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी जो है वो आपकी बढ़ेगी। अगर आपको याद हो 2015 के कमीशन ने जब 2013 के इंतखाबात को दुरुस्त करार दे दिया था, क्या ये लोग माने? ये नहीं माने, ये अपनी फाशिस्ट हरकतों पर जारी रहे और ये जारी रहेंगे। तो लिहाजा सिर्फ इनको अपीज करने के लिए, यानी इनके साथ एक बुज़दिलाना मुसालियत के लिए कमीशन नहीं बनाया जा सकता। अगर इनके पास कोई रियल एविडेंस है इतनी ज्यादा, तो जरूर किसी पार्लिमानी फोरम के जरिए इसको देखा जा सकता है। और अगर वो पार्लिमानी फोरम सिफारिश करे कि ये ठीक है कमीशन बनना चाहिए, इतनी ज्यादा एविडेंस आ गई है, तो ये तरीका सिर्फ ये जो है मुतालबात की बुनियाद पर गवर्नमेंट क्लियर है कि वो किसी किस्म के अदालती कमीशन की जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नहीं लिखेंगे इस हवाले से। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये अदालतों से रुजू करें, ये पार्लियामान में इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वहां पार्लियामान की स्टैंडिंग कमेटीज में लेकर आए। पार्लियामान की कोई कमेटी बनाई जा सकती है जो इनके इल्जामात को देखे। सिर्फ मीडिया पर या प्रेस के सामने आकर ऊंचे ऊंचे मुतालबे कर देने की जी हमारी 200 सीटें थी, वो बिल्कुल ही लग़्व और बेमानी गुफ्तगू है। जब तक उसके साथ ये बताएं कि आजकल मियां नवाज शरीफ साहब फिर से गायब हैं सियासी मंजरनामे से, वो फिर से गैर मुतहर्रिक हो चुके हैं। क्या इसी मोड पे चलेंगे कि वो बैक सीट ले लेंगे और मरीम नवाज और शहबाज शरीफ को वो बैकग्राउंड से जो है वो उन्हें गाइड करते रहेंगे, खुद पॉलिटिकली वो एक्टिवेट या एक्टिव नहीं होंगे? जी, वो कल इंशाअल्लाह आसिफ अली जरदारी को वोट डालने के लिए पार्लियामान में मौजूद होंगे और जहां जहां पार्लियामान में और वफाक में और सूबे में उनकी जो इस वक्त ओहदेदारान हैं वो उनसे राहबरी तलब करेंगे, तो वो बिल्कुल अपनी राय देंगे और उनको गाइड करेंगे और पार्लियामान के जो प्रोसेसेस हैं उसमें वो हिस्सा लेंगे। जैसे अब कल। अच्छा सर, ये बताएं कि माजी में 1985 के अलावा कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती नेशनल असेंबली के अंदर कि जहां कोई इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो बना हो अपोजिशन लीडर। आज लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट्स थे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर चुके, लेकिन शायद इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को कंसिडर ना करे। तो उमर अयूब साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नॉमिनेट तो किया है अपोजिशन लीडर के लिए, तो क्या स्पीकर जिनका ताल्लुक नून लीग से है वो ये ओहदा तहरीक इंसाफ को देंगे? जी, मेरे तो ख्याल में जो मैं अपनी जाती राय दे सकता हूँ कि अगर अपोजिशन के जो अरकान हैं वो अगर उनकी गालिब तादाद इस हक में होगी कि उमर अयूब साहब हों तो फिर स्पीकर को कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए उनको डिक्लेयर करने में। असल इशू ये है कि उमर अयूब साहब ने बजाय ये कि किसी और जमात के लीडर ने उन्हें नॉमिनेट किया है, पार्लियामान के अंदर कोई और जमात बैठी हुई है, तो उन्होंने जो अपोजिशन के अरकान हैं उनके अंदर अपनी अक्सरियत साबित कर दी है, तो वो कर देंगे। तो तस्कीर साहब ये बताएं कि आप अपना बता दें कि आप पार्लियामेंट का हिस्सा बन रहे हैं सेनेट के इलेक्शन में आके या फिर किसी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेके? जी, आप और आपके नाजरीन दुआ करेंगे, अदरवाइज तो जो कायदीन का फैसला होगा उसको हम मानेंगे। हम उनको सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं सूबे में। आप जैसे काबिल लोग जो है वो पार्लियामेंट का ऐसा जरूर होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग। सर अच्छा ये बताएं सर कि मुशाहिद हुसैन सैयद जो है जिनका ताल्लुक आपकी ही की जमात से है, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान एक सियासी कैदी है, उनको रिहा कर देना चाहिए। ऐसी कोई कंसिडरेशन होगी हुकूमत की जानिब से भी? जी, मुशाहिद साहब बहुत ही काबिल इज्जत हमारे साथी रहे हैं, लेकिन मैं उनकी बात से सख्त तरीन इख्तलाफ करता हूँ। 9 मई के मनसूबा साज, मुआवन करने वाले, सहूलतकार और करने वाले, उन सबको सख्त तरीन सजा देनी चाहिए और अभी ये सजा देनी बाकी है। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान साहब की। प्रोग्राम में यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट
जिसका तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे में एक बड़ा अहम किरदार था, क़याम में भी था, खात्मे में भी था। लेकिन अब MKM ने शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को तो ज्वाइन कर लिया है, लेकिन सदर के अहदे के लिए वो ज़रा कशमकश में मुब्तला थे। लेकिन गुज़िश्ता रात MKM ने सदर आसिफ अली ज़रदारी को सदारती इलेक्शन में वोट देने का फैसला भी किया और आज एक मुलाकात भी हुई है, रब्ता हुआ है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ, जिसमें MKM ये दावा कर रही है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मना लिया गया है कि वो इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकिली जो है वो करेंगे सिंध के अंदर। बात करेंगे ब्रेक के बाद इस वाले से मजीद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क के 14वें और खुद दूसरी बार सदर मुमलिकत बनने के लिए आसिफ अली ज़रदारी के रास्ते आसान होते चले जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात जमात ने भी आसिफ अली ज़रदारी को वोट देने के लिए हाँ कर दी है, जो गुज़िश्ता कई हफ्तों से मुसलसल ना का पहाड़ा ही पड़ रही थी। MKM की जानिब से आसिफ अली ज़रदारी को वोट दिए जाने के फैसले को बड़ी सियासी पेशरफ्त तो यकीनी तौर पर कहा जा रहा है, लेकिन सियासी पंडित इसको एक डील का नाम भी दे रहे हैं, क्योंकि MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान के तनाजुर में यह मुफाहमत किसी लेन देन के बगैर मुमकिन ही नहीं थी, जिसकी अब तस्दीक भी तकरीबन हो ही गई है कि रिपोर्ट के मुताबिक MKM पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी को इख्तियारात की मजीद निचली सतह पर मुंतकिली पर कायल कर लिया है। इस लेन देन के बदले में MKM कैंप को गवर्नरशिप लेने की उम्मीद भी पैदा हो गई है। देखना यह है कि यकीनी तौर पर दिलचस्प तो होगा, लेकिन माजी में दोनों जमातों ने जितने वादे एक दूसरे से किए हाल ही वफा किए। आगे MKM और पीपल्स पार्टी का जो इश्तराक है क्या वो सिंध में भी नजर आएगा? बात करेंगे MKM के सीनियर रहनुमा जनाब जो है फारूक सत्तार साहब से। फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपने किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो आपका मामला हो गया तय कि आप वोट दे रहे हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब को, ये किस कंडीशन पे आपने फैसला किया? ये गैर मशरूत, जैसा कि हमने शहबाज शरीफ साहब की वजारत उस्मा और स्पीकर डिप्टी स्पीकर को हमने गैर मशरूत जो है वो सपोर्ट किया, इसी तरह हम आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी गैर मशरूत सपोर्ट कर रहे हैं। और देखें, असल में इसके पीछे जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि एक मफाहिमती याददाश्त है ना, मफाहिमती याददाश्त की शायद कोई लीगल हैसियत नहीं होती, हाँ अखलाकी होती है उसकी हैसियत, उसकी हैसियत सियासी होती है। और हम समझते हैं कि हमने PMLN के जो सदर हैं और जो अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी बात पर भी यकीन किया है कि वो असेंबली में जहाँ चार्टर ऑफ मफाहिमत की बात हो रही है ना, मीसा के मफाहिमत की, तो इसका मतलब है कि देखें ना, ये तो बात मैंने भी अपनी पहली तकरीर में की थी जब स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब और मुबारकबाद की। तो ये जो हमारा जो मफाहिमती यादाश्त है, इससे कमोबेश इसकी तमाम जज्बियात से आसिफ अली ज़रदारी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी एग्री किया। उनके सामने हमारा आईनी तरमीमी बिल उसका मुसवदा नहीं था, उनका मुझे दें, और मैं डेवोल्यूशन के हर तरह से मैं उसके हक में हूँ, उसकी फेवर में हूँ। और मुझे तो ये मालूम था कि सिंध में बहुत सारी डेवोल्यूशन हुई है, हमने उनकी गलतफहमी दूर की, ऐसा नहीं है। वो CM सिंध मुराद अली शाह साहब जरूर कहते, लेकिन ऐसा नहीं। तो वो जो आपकी तो वो जो माजी में MKM के गिले शिकवे हुआ करते थे पीपल्स पार्टी से, वो अब सारे के सारे इसी मुफाहमत की नजर हो गए या वो बरकरार रहेंगे, साथ साथ पैरेलल चलेंगे? देखें, एक होता फॉरगेट और एक होता फॉरगिव। अच्छा, आपको फॉरगिव कर देने से एक पहला जो है ना, एक रास्ते की रुकावट हटती है, आप आगे बढ़ें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके जख्म जब भरने लगते हैं, सामने वाले का अमल पहले से ज्यादा सियासी, जमहूरी और जो उसके दावे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो तकरीर थी असेंबली में भी गुज़िश्ता दिनों, तो उसमें जो स्पिरिट आप देखें वो यही थी कि मफाहिमत मफाहिमत मफाहिमत, सबको साथ लेके चलना है, सारे स्टेक होल्डर्स का इस पे एक दाव पे लगा हुआ है। यानी ये नहीं कि अगर ये हुकूमत नाकाम होती है और ये असेंबली नाकाम होती है तो ये सिर्फ PMLN, पीपल्स पार्टी और MKM की नाकामी है, बल्कि ये तो PTI की भी नाकामी होगी। तो फारूक साहब मुझे ये भी बताइएगा, सर ये बताइए, ये जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के वाले से आपने जो मुस्लिम लीग नून के साथ आपका मुआहदा हुआ था कि वो आईनी तरामीम लेकर आएंगे, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी उस पर क्या मान गए हैं कि वो मजीद नीचे मुंतकिली करेंगे इख्तियारात की और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो है वो बनेगा? वो नॉन तो 2 तिहाई भी आपके पास आ गई, कोई एक्सक्यूज भी नहीं है। आप देखिए, नॉन कमिटल थे वो, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मुझ पर भरोसा करें
और मैं तो खुद खुश हूँ कि आप लोगों ने इतनी दिलचस्प बातें मेरे सामने रखी हैं और ये इश्यूज हैं, इन इश्यूज को एड्रेस करना। कराची मेरा शहर है, मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरी स्कूलिंग यहाँ पर हुई और मुझे खुद, मैं इस पर अफसोस करता हूँ कि मैं अब तक कराची के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर सका, क्योंकि मैं वजीर खारजा था 16 महीने, तो मैं बाहर के दौरों पे ज़्यादा रहा। लेकिन इस मरतबा मैं वजारत खारजा पे नहीं जा रहा हूँ। और आप उनसे मुतमईन हैं, उनके जो उन्होंने एक्सक्यूजेस दिए आप उससे मुतमईन हो गए? देखें, जब जो भी अंदरूनी सिंध रही, सिंध के अवाम ने मुतमईनों पर उनको वोट दिया है, एक बार फिर दिया है और उन्हीं पर भरोसा किया है। और हमारे साथ वो हमारे पड़ोसी भी हैं और पड़ोसी को मैं चेंज नहीं कर सकता। और एक इस रियलिटी को कि मेरे पड़ोसियों ने मेरे इसी पड़ोसी को वोट दिया, तो मुझे भी कोई ना कोई रास्ता निकालना है इन्हीं के साथ आगे। अगर कोई काम करने की गुंजाइश निकलती है, ठीक है। हमारे साथ माजी में सलूक अच्छा नहीं हुआ, सौतेली माँ से बदतर सलूक हुआ। हमने इलेक्शन में जो हमारे जो 6 साथी शहीद हुए हैं उनका भी हमें ये गुमान है कि वो इन्हीं के कोई ना कोई ऐसे कारिंदे थे जिन्होंने किया। तो वो चीजें आईनी कानून को अपनी जगह, वो कानून। फारूक साहब ये बता दें कि गवर्नर सिंध तो फिर इसका मतलब है कि MQM का ही आ रहा है। वो पीपल्स पार्टी जो मुखालफत करती थी या कर सकती थी, वो अब भी जवाज अखलाकी खो बैठेगी कल जब आप उन्हें वोट करेंगे प्रेसिडेंट के लिए? देखिए, पीपल्स पार्टी की तरफ से तो कोई मुखालफत हमारे सामने उसूलन नहीं आई। ये ठीक है, जब बातचीत थी, मुज़ाकरात थे, इस डार साहब ने एक मौके पर कहा था कि पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हमने कई जगहों से मालूम किया तो पीपल्स पार्टी कहती है कि नासिर शाह और कई लोगों के इंटरव्यू है कि भाई वो MKM वो PMLN को का गवर्नर सिंध होना चाहिए और वो चाहे जिसको भी दें उसके बाद। तो वो कह चुके, तो मेरे ख्याल में MKM का ही होना चाहिए और MKM का अगर होता है इंशाल्लाह तो फिर वो कामरान टिसरी भाई होंगे, उसमें कोई और मेरिट पे। बल्कि मैं कहता हूँ कोई और पार्टी भी अगर अपना लाती है PMLN भी, तो मेरिट पे भी वो देख लें कि अपने किसी नामजद करदा अगर कोई हो आगे उनका इरादा, तो कंपेयर कर लें उन्हें, कामरान टिसरी बहुत आगे नजर आएंगे। और बहुत और नून लीग ने भी आपको कोई यकीन दहानी ऐसी करवा दी, वो ग्रीन सिग्नल दिया है कामरान टिसरी साहब के वाले से या MKM को गवर्नरशिप देने के वाले से? देखिए, हम इसीलिए तो थोड़ा सा वजारतें लेने से पीछे हट गए थे ना, कि अगर हमारे गवर्नरशिप का मामला क्लियर नहीं है तो फिर हम वजारतें भी कैसे हम एक्सेप्ट कर लें। तो और वजारतें अगर ना लेकर के हम साथ दे सकते हैं, वोट दे रहे हैं, आपको साथ देंगे, आपकी कानून साजी, आपकी करारदादें जो ज़रूरी है उसको हम पास कराएंगे। लेकिन ये कि आप हमें इतना बड़ा बाहर ना डालें जब जो एक अहम ऑफिस है जो कि सेरेमोनियल है, लेकिन उस सेरेमोनियल ऑफिस को फंक्शनल जिस तरह कामरान टिसरी ने बनाया, एक तालीमी दर्जगाह जामिया कायम की, 50,000 जो है वो एडवांस। तो फिर ये बताएं फारूक भाई कि ये जो परसों गालिबन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली वफाकी काबीना जो हल्फ उठाएगी, तो उस पर फिर MKM के वज़रा भी उसमें हल्फ उठा रहे, फिर आ रहे काबीना के अंदर शामिल हो रहे? देखिए, MKM को इसकी कोई परवाह नहीं है कि MKM उसमें शामिल होगी या नहीं होगी, ये हमने PMLN पे छोड़ा हुआ है। वो आपको तो नहीं, लेकिन क्या नून लीग को परवाह है इस बात की कि आपके वज़रा हल्फ उठाएं पहली हल्फबरदारी में? देखिए, ये तो नून आपको बताएगी ना, आपको नहीं बताया उन्होंने ऐसा कुछ भी? नहीं, देखिए, कल जब शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा था कि भाई इस पे हम आपसे एक आध दिन में बात करेंगे और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलें। उन्होंने कहा जरूर है, लेकिन उन्होंने अब तक अपना ये वाला इसकी तफसील हमारे सामने खोल के नहीं रखी है। तो तफसील वजारतें कौन सी वो आपको ऑफर कर रहे हैं, कौन कौन सी? सुना था कि IT की और मजहबी अमूर की वजारत वो आपको ऑफर कर रहे हैं? नहीं, ये सब स्पेकुलेशन कयास आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हमारे दरमियान, अब तक इस पर कोई बात नहीं है, ना उन्होंने कोई ऑफर की ना हमने कोई ऐसी डिमांड की। तो मेरे ख्याल में ये सब्जेक्ट है ही नहीं, ये इशू है ही नहीं। फारूक भाई ये बताएं कि ये जो आपका पीपल्स पार्टी के साथ जरा ये जो अच्छे आप कह रहे हैं कि मुफाहमत की चीज़ें जो है वो शुरू हो रही हैं, और आपने कहा कि ज़ाहिर है बहुत सारे मसाइल जो कि हल तलब हैं, तो फिर सिंध के अंदर ज़ाहिर आपके ज़्यादा मामलात, तो स्टेक्स तो आपके सिंध के अंदर है, कराची के अंदर आपके ज़्यादा है, तो क्या अगले मरहले में MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई सिंध में कोई किसी इत्तेहाद या आप वहाँ पे सिंध हुकूमत के अंदर शामिल होने के वाले से भी चीज़ों को रूल आउट नहीं किया जा सकता? नहीं, मैं रूल आउट करता हूँ, ये ऐसा कोई कुछ नहीं होगा, ना होने जा रहा है। हाँ, ये तो पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, उस पर मुनहसर है कि वो किस तरह का हमसे ऑपोजिशन में रोल एक्सपेक्ट करते हैं। अगर जैसा कि उन्होंने कहा कि वो कराची को ओनरशिप देंगे, कराची के जो मंसूबे इल्तवा का शिकार है उनको जल्दी से जो है वो उन पर अमल दरामद होगा और उन पर काम तेजी से शुरू होगा, और उसमें ओनरशिप भी वो MKM को देंगे। और एक बात और फारूक भाई, ये जो फाइनल मामला है, सुने ओनरशिप भी नहीं, एग्जीक्यूशन में मॉनिटरिंग और जो सुपरविजन है
वो भी हमें इश्तराक चाहिए ताकि हम उन पर कोई इल्जाम न लगाए। और इसके अलावा जो जितने स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं कराची में जो चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, तो सरमाया फाइनली बताएं कि कम्युनिटी को भी एक कमीशन बना के शामिल किया जाए। वो इन्होंने मेरी इस स्पिरिट से प्रिंसिपली एग्री किया था कि लेजिस्लेशन और कमीशन बने जो ज्वाइंटली इन मंसूबों को अमल दरामद भी कराए, उसकी सुपरविजन भी करे। ठीक है, फाइनली बताइए ये जो आपकी नौकरी एक और बात थी, नौकरियों में जो हमारा कोटा मारा गया उसको भी कंपनसेट किया जाए, उससे भी प्रिंसिपली उन्होंने एग्री किया और उसका भी वो जायजा लेंगे। तो ये राब्ता कमेटी आपने जो तहलील की है उसकी बड़ी वजह जो है वो क्या थी? और दूसरा ये बताया मुझे कि वो बंदा पकड़ लिया जो ऑडियो लीक्स निकाल रहा था राब्ता कमेटी के अंदर से। इलेक्शन से पहले हमने तय किया था कि हमें पार्टी में पर्चिंग करनी है और शायद उसके लिए थोड़ा बहुत गेहूं के साथ धुन भी पिसेगा, लेकिन हम एक मरतबा राब्ता कमेटी को भी डिसॉल्व करते हैं और फिर ये ऑडियो लीक्स का वाक़या हुआ, उसने हमें और जवाब दे दिया और कंसेंसस के साथ एक रुकन ने इसको सपोर्ट किया कि भाई राब्ता कमेटी की अमलदारी और रिट नहीं है तहरीक और तंजीम और पार्टी में, तो फिर किसकी रिट होगी? तो मेरे ख्याल में फिर हमने ये इक़दाम कर लिया और ये यहाँ से हमारी तस्वीर पर्जिंग और जो रिफॉर्म है तंजीम तो का वो भी वो बंदा पकड़ा गया जिसने ऑडियो लीक की थी, निशानदेही हो गई है उसकी? देखिए हमारे पास कोई उनके फोन की फॉरेंसिक कराने का बंदोबस्त नहीं है। सारे अंदाजा होता ना कि भाई यही बंदा हो सकता है। हाँ नहीं, देखें खामखा शक करके किसी पर हम ये करें इल्जाम दे दें। देखिए हमारा ये काम हम चाहते तहकीकात कर लें और कोरोबोरेटिव एविडेंस जमा करें थोड़ी सी, और फिर उसके बाद अगर फ़ोन तलब करना हो और उसकी फॉरेंसिक करानी हो तो उसमें वो रुकन हमारा ताबुन भी करे, ये भी हमने एक्सपेक्ट किया और वहाँ हमने बताया भी है राब्ता कमेटी। तो इंशाल्लाह तहकीकात हो रही हैं, जैसे ही मुकम्मल होंगी और नैरो डाउन हो जाएंगी तहकीकात और जिसने ये काम किया वो सबूत और शवाहिद के साथ ये चीज़ें आ जाएंगी तो हम आपके सामने नाम भी दे देंगे, लेकिन मैं शक की बुनियाद पर किसी का नाम नहीं लेना चाहता। तो राब्ता कमेटी तब तक रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी जब तक इस मामले की तहकीकात नहीं हो जाती या उससे पहले कॉन्स्टिट्यूट हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है जी, नहीं ऐसा नहीं, उसका कोई दौरानिया नहीं है। एडॉक कमेटी है और जाहिर है कि उसमें कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन एक नई राब्ता कमेटी भी इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी जितना जल्द मुमकिन हो उसका इंतखाब हो जाए और वो भी कायम हो जाए और वो आ जाए। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया फारूक सरदार साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आप तक मुलाज़ा कर रहे थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा फारूक सरदार साहब की, जिनका कहना है कि हमने बिला मशरूत आसिफ अली जरदारी साहब को सदारती इंतखाब में वोट देने का फैसला किया है और सिंध के अंदर भी उनकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में तो शामिल नहीं होंगे, लेकिन मनसूबों को लेकर जो है वो एक सुपरवाइजरी रोल जो है वो MKM ज़रूर प्ले करेगी। आज की शो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।